Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 1 of CPC, that is Civil Procedure Code, Preliminary Institution of Suits, Bar to Jurisdiction, Maintainability. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will cover objects, purposes and history of the Code of Civil Procedure, definitions, decree, decree holder, district, judge, judgment, judgment data, legal representative, misne profits, order. Subordination of courts, jurisdiction, type of jurisdiction, issue of jurisdiction as preliminary issue, objections to jurisdiction, bar to jurisdiction, place of suing, institution of suits, judicata and res sub judice, parties to a suit, joinder, misjoinder and non-joinder of parties, recognized agents and pleaders, effect of death, marriage and insolvency of parties, frame of suit, whole claim, bar of suit on same cause of action. So there are a lot of topic in this module. So let's get started. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. व्हाट इज सीपीसी? सीपीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सेम 5 और अभी हम इसका फर्स्ट मॉड्यूल देख रहे हैं. तो सबसे पहले सीपीसी क्या है? सीपीसी इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड 1908. तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ये एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजर रिलेटेड है, रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स. सिविल प्रोसीडिंग्स मतलब क्या? जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है वो सिविल प्रोसीडिंग्स है. सिंपल. कुछ एग्जाम्पल्स अगर देंगे तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान को कार एक्सीडेंट में हर्ट कर दिया, वो पहला इंसान दूसरे पे केस कर सकता है, या फिर वर्कर्स अपने एम्प्लॉयर को सू कर सकते हैं अगर काम करते टाइम पे किसी वर्कर को कुछ लग गया और कोई एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन नहीं दे रहा है तो वो सू कर सकता है एम्प्लॉयर को. या फिर हम कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं और बिल्डर ने जो पहले जो बोला था कि ये फैसिलिटीज़ रहेंगे और एंड टाइम पे उसने वो फैसिलिटीज़ नहीं दिए, तो फिर हम वो बिल्डर को सू कर सकते हैं. या फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, डाइवोर्स केस हो सकता है. ये सारे सिविल प्रोसीडिंग्स है. नॉर्मली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में थ्रेट टू लाइफ इन्वॉल्व रहता है, बट सिविल प्रोसीडिंग मतलब डे टू डे एक्टिविटी में जो डिस्प्यूट्स हो जाते सिविल नेचर के, उसको हम सिविल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं. एक बार प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई यानी कि स्टार्ट हो गई, तो जो राइट्स है, रेमेडीज़ है ऑफ द पार्टीज़, दो पार्टीज़ होती है ऑब्वियसली, एक जिसने केस फाइल किया और एक जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, तो वो सारी जो राइट्स है, रेमेडीज है, वो सारा सब कुछ इस कोड में दिया है. एज इट इज़ अ सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ, इफ द लॉ प्रिस्क्राइब्स अ प्रोसीजर फॉर एनीथिंग टू बी डन, देन इट इज़ टू बी डन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड ओनली. अब हमने क्या बोला है कि सिविल नेचर के जितने भी केसेस है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर देखता है. तो अब एक्ट में जो दिया है हमको उसी मैनर में उसको फॉलो करते हुए चलना है. सीपीसी का काम क्या है? इट एम्स टू डिफाइन, amend and consolidate the laws related to the practices and procedures followed in the country's civil code. ये हो गया लॉन्ग टाइटल सीपीसी का. The code is there to facilitate justice by enforcing the rights and liabilities. कोड का काम क्या है? वो हमको जस्टिस दिला रहा है by enforcing the rights and liabilities. लाइबिलिटीज़ किस पे आएगी? जिसने गलत किया, और जो सही है उसको राइट्स मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे. स्कोप क्या है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया पे ये कोड अप्लाई होता है. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं शॉर्ट में. बिफोर 1859 ऐसे कोई यूनिफॉर्म कॉडिफाइड लॉ नहीं था, सिविल कोड्स नहीं थे. ठीक है. तब क्या होता था? क्राउन कोर्ट्स होते थे एट प्रेसिडेंसी टाउन्स. प्रेसिडेंसी टाउन्स मतलब तब ब्रिटिश का राज था, तो बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, जहाँ पे एकदम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो सेंटर था, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है, या जो ब्रिटिश गवर्नेंस का सेंट्रल पार्ट था, उसको प्रेसिडेंसी टाउन बोलते थे. तो वहाँ पे होते थे क्राउन कोर्ट्स. या फिर प्रोविंशियल कोर्ट्स एट मोफूसिल, मतलब रूरल एरिया जहाँ पे ब्रिटिश का राज नहीं था या जो सेंटर पार्ट नहीं था. तो ऐसे अलग अलग सिस्टम थे फॉर सिविल प्रोसीजर, जहाँ पे रूल्स, रेगुलेशन, स्पेशल एक्ट्स थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अमेंड होते गए. फर्स्ट टाइम 1859 में एक यूनिफॉर्म कोड आया सिविल प्रोसीजर का, जिसका नाम था सिविल प्रोसीजर कोड, जो 1859 का
8th एक्ट था, बट इट डिड नॉट सर्व द पर्पस सिंस इट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू द सुप्रीम कोर्ट। ये जो एक्ट था वो सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेबल ही नहीं था, दैट इज क्राउन कोर्ट्स अंडर द रॉयल चार्टर एंड सादर दीवानी अदालत प्रिंसिपल कोर्ट्स अंडर द जुडिशियल प्लान बाय द गवर्नर जनरल। उसके बाद आया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सदर अदालत ये सब एबॉलिश हो गए और फिर हाई कोर्ट ने जगह ले ली मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा में। और फिर वहाँ पे कोड ऑफ 1859 जो था हमारा सीपीसी वो एप्लीकेबल हो गया हाई कोर्ट्स को भी। फिर ये कोड बार बार अमेंड होता गया टाइम टू टाइम। फिर 1877 में एक न्यू कोड ने इसको रिप्लेस कर दिया। फिर 1877 का जो सीपीसी कोड था वो बार बार अमेंड हुआ 1878 में, 1879 में। फिर 1882 में थर्ड सीपीसी कोड एनैक्ट हुआ, फिर वो भी टाइम टू टाइम अमेंड होता गया और फिर फाइनली 1908 में हमारा सीपीसी कोड न्यू पिक्चर में आया, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 या 1908। ये हो गया हिस्ट्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। सो डेफिनेशन नंबर 1 इज डिक्री। डिक्री को ना, ये डेफिनेशन को हम कुछ पार्ट्स में कट करके देखते हैं। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब क्या? हिंदी में अगर बोलूँ तो न्याय निर्णय। तो डिक्री क्या है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। फॉर्मल मतलब ऑब्वियसली रिटन रहेगा, which so far as regards the court expressing it conclusively determines। क्या डिटरमाइन करता है? conclusively मतलब 100% डिटरमाइन करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। सूट रिलेटेड मैटर में जो दोनों पार्टी के राइट्स है वो डिक्री में दिए हैं। अब सूट मतलब क्या? सिविल केस। सिविल केस को सूट बोलते हैं और डिक्री सिर्फ सिविल केसेस का ही होता है या सिविल सूट का ही होता है। एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। अब डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकता है या फाइनल भी हो सकता है। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन बट शैल नॉट इंक्लूड। डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होगा? एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, जहाँ अपील है, या फिर और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। एक एक्सप्लेनेशन दिया है, अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट। अगर कुछ प्रोसीडिंग्स बाकी है बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, तो फिर हम डिक्री को प्रिलिमिनरी बोलेंगे। मतलब 100% केस डिस्पोज ऑफ करने के पहले कुछ अगर प्रोसीडिंग्स बाकी है तो डिक्री प्रिलिमिनरी है। और वो फाइनल कब है? जब हम सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकते कंप्लीटली तो डिक्री फाइनल है। ऐसा भी हो सकता है डिक्री पार्टली प्रिलिमिनरी या पार्टली फाइनल है। तो डिक्री प्रिलिमिनरी हो सकती, फाइनल हो सकती, या पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल हो सकती है। सेकेंड डेफिनेशन इज डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर मीन्स अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बिन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बिन मेड। मतलब जिसके फेवर में डिक्री है दैट इज डिक्री होल्डर। डिस्ट्रिक्ट, थर्ड डेफिनेशन, district means the local limits of the jurisdiction of a principal civil court of original jurisdiction। district को क्या बोला है? local limit of jurisdiction, जहाँ पे principal civil court है of original jurisdiction, and includes the local limits of ordinary original civil jurisdiction of a high court। judge, judge means the presiding officer of a civil court। civil court का जो presiding officer है वो judge है। judgment, जजमेंट मतलब एक स्टेटमेंट जो जज देता है। स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। डिक्री या ऑर्डर के ग्राउंड्स पे जो जजमेंट देता है, जो जज स्टेटमेंट देता है उसको हम जजमेंट बोलते हैं। और जजमेंट डेटर मतलब पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बिन पास्ड, तो वो हो गया जजमेंट डेटर। और जिसके फेवर में डिक्री पास होता है वो होता है डिक्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट वो होता है जजमेंट डेटर। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी पर्सन का आफ्टर उसकी डेथ अगर किसी और पर्सन को राइट मिलता है उसके इस्टेट पे तो वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ represents the estate of a deceased person and includes any person who intermeddles with the estate of the deceased
and where a party sues or issued in a representative character the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued। मतलब किसी इंसान के मरने के बाद उसकी एस्टेट या कोई अगर केस है उसके अगेंस्ट उस स्टेट पे, तो वो स्टेट आगे जाके जिस पर्सन को मिलती है, डिवॉल्व होती है, यानी कि जिसको पास होती है, तो वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। इसने प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट विच द पर्सन इज wrongfully possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits but shall not include profit due to improvements made by the person in wrongful possession। मतलब किसी के पास कोई प्रॉपर्टी wrongfully है, wrongful possession है, और उस पे से उसको कोई प्रॉफिट हुआ तो प्लस उसका इंटरेस्ट, बट अगर उस पर्सन ने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है उस प्रॉपर्टी पे और फिर उसको फ़ायदा हुआ है तो वो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। ऑर्डर को क्या बोला है? फॉर्मल एक्सप्रेशन है, यानी कि रिटन है, रिटन डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट। कोई भी डिसीजन को हम ऑर्डर बोलते हैं, रिटन डिसीजन जो डिक्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको ऑर्डर दे रही हूँ दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर, तो देन दैट इज ऑर्डर, ठीक है। तो जो एंड एज पर सीपीसी जो भी डिक्री नहीं है पर वो रिटन स्टेटमेंट मिला है या कोई रिटन डिसीजन मिला है सिविल कोर्ट से, तो दैट इज ऑर्डर। सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। अब यहाँ पे क्या बोला है सीपीसी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, और जो भी कोर्ट सिविल कोर्ट के नीचे आता है ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, तो फिर वो कोर्ट सबऑर्डिनेट करेगा हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसका सबऑर्डिनेट है? हाई कोर्ट का। और सिविल कोर्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे या इंफीरियर पोजीशन पे, वो सबऑर्डिनेट करेगा हाई कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। Jurisdiction of Civil Court, Section 9. Section 9 of the Code of Civil Procedure deals with jurisdiction of civil courts in India. Jurisdiction मतलब area. It declares that the court have jurisdiction to try all lawsuits of civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. अब ये जो लाइन है ना, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है 2 स्लाइड्स में। तो पहले तो क्या बोला है, 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो सूट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर और दूसरा कॉग्निजेंस ऑफ सच अ सूट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। अब सिविल सूट क्या है? सिविल सूट को एक्ट में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट ऐसा हर सूट जो क्रिमिनल नेचर का नहीं है हम उसको सूट ऑफ सिविल नेचर बोलेंगे। यहाँ पे सिविल राइट्स डिटरमाइन होते हैं या इम्प्लीमेंट होते हैं, दैट इज सिविल सूट। In the case of केहर सिंह निहाल सिंह वर्सेस कस्टोडियन जनरल, कोर्ट ने सिविल प्रोसीडिंग को एलैबोरेट किया था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, सिविल प्रोसीडिंग वाज डिफाइंड एज अ ग्रांट ऑफ प्राइवेट राइट्स टू इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशन ऑफ सोसाइटी। The objective of the action is the reward or recovery of private rights. In other words, the civil action may be described as the proceeding between 2 parties for implementation or reversal of private rights. ठीक है। अब नेचर एंड स्कोप, सूट ऑफ सिविल नेचर विल कवर क्या करेगा, वो क्या कवर करता है, प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन्स। पॉलिटिकल और रिलीजियस क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए गए हैं सिविल सूट में डायरेक्टली, बट अगर सूट का प्रिंसिपल क्वेश्चन कास्ट और रिलीजन को है तो वो सिविल नेचर का नहीं है। पर अगर उसका मेन क्वेश्चन कास्ट और रिलीजन को लेके नहीं है बट इट अकम्पनाइज, तो फिर हम उसको सिविल नेचर का ही सूट मानते हैं एंड वी कंटिन्यू इट। The court has jurisdiction to decide those questions also in order to decide the important questions which is of civil nature. Cognizance not barred. A claimant having a complaint of a civil nature has the power to begin a civil suit unless its cognizance is barred either expressly or impliedly. तो 2 चीज़ें हैं, एक तो सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड है मतलब मना किया है, या तो सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड। एक्सप्रेसली मतलब बोल के, इम्प्लाइडली मतलब बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। अब कब एक्सप्रेसली बार्ड बोलेंगे हम, व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय द स्टैट्यूट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब इस टाइम के लिए फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स हमने उसको प्रोहिबिट किया है।
It is subject to the competent legislature to bar the jurisdiction of civil court with regard to a specific class of suits of civil nature, provided that in doing so it retains itself within the scope of legislation given to it and does not contradict any terms of the constitution. मतलब फॉर टाइम बीइंग हमने इसको प्रोहिबिट किया एक्सप्रेसली, बट इसके वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजन से वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए. और इम्प्लाइड मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमने पहले से ही इसको एक्सक्लूड किया है फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. It therefore denies a person who requires a remedy of any different form than is given by statute. When an act formed an obligation and made its performance in a specified manner, that performance cannot be implemented in any other manner. मतलब बाय लॉ अगर पहले ही बोला है दिस कैनॉट बी इंक्लूडेड, तो फिर हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते. काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. अब ज्यूरिसडिक्शन के कुछ काइंड्स है. वन इज टेरिटोरियल और लोकल ज्यूरिसडिक्शन. मतलब कोर्ट के जो जोग्राफिकल लिमिट्स है वो क्लियरली स्पेसिफाई किए होते हैं और कोर्ट अपने जोग्राफिकल लिमिट या टेरिटोरियल लिमिट के बाहर बियॉन्ड अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम अगर मध्य प्रदेश में कमिट हुआ है तो बस वहाँ के लोकल बॉर्डर के जो कोर्ट से वही उस केस को सुन सकते हैं और उस केस पे अपना डिसीजन दे सकते हैं. फर्दर सेक्शन 16 ऑफ द कोड एक्सप्लेन्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 16 क्या बोलता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. तो फिर जहाँ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहाँ की कोर्ट में भी तुम वो केस को चला सकते हो. इन द केस ऑफ हर्षद चिमन लाल मोदी वर्सेस DLF यूनिवर्सल लिमिटेड, कोर्ट ने क्या किया था? सेक्शन 16 को इंटरप्रेट किया था कि सूट जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस लोकेशन पे भी उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन माना जाएगा. द कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू डिसाइड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी which are not situated. However, the court can still pass a relief if the opposite party agrees to try the suit in such a case. फिर दूसरा है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन. पिक्यूनरी मतलब रिलेटेड टू कैपिटल. मतलब यहाँ पे कोर्ट को कि वो कोर्ट उस केस को चला सकता है या नहीं, वहाँ पे फाइनेंशियल वैल्यू दिया है. द कोर्ट अलाउस एनालाइजिंग द केस अनलेस द सूट्स वैल्यू एक्सीड्स द फाइनेंशियल लिमिट ऑफ द कोर्ट. एक कोर्ट के पास जितने फाइनेंशियल वैल्यू का जो अमाउंट का जो लिमिट है उस वैल्यू तक ही वो केस उस कोर्ट के पास रहेगा. सेक्शन 15 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कमांड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ ग्रेड. इसके वजह से क्या होगा? जो हायर लेवल के कोर्ट पे जो बर्डन है वो अपने आप डिवाइड हो जाएगा. इट रेफर्स द पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट. इट इज़ अ कोर्स ऑफ द मेथड एंड इट डज नॉट अफेक्ट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हायर लेवल के कोर्ट पे जो बर्डन आ रहा है वो कम हो जाएगा एंड वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा पार्टीज को फॉर इजी फंक्शनिंग. हाउएवर द कोर्ट शैल इंटरफेयर इफ इट फाइंड्स द जजमेंट गो रॉन्ग. और अगर जजमेंट गलत जाता हुआ दिख रहा है तो फिर दूसरे कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर कर सकते. बट अगर फेस वैल्यू के अमाउंट से कम है तो लोअर कोर्ट ही इंटरफेयर करेगा. और अगर हायर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट ने जजमेंट गलत दिया है तो फिर हायर कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है. ज्यूरिसडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर को कैसे डिफाइन किया है? एज द अथॉरिटी वेस्टेड इन अ कोर्ट टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई केसेस कंसर्निंग अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अगर कोई स्पेशल टाइप का सब्जेक्ट मैटर है तो उस केस में जिस कोर्ट के पास वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर का ज्यूरिसडिक्शन है उसी कोर्ट के पास वो केस जाएगा. सेक्शन 21 इज रिलेटेड टू द स्टेज चैलेंजिंग द ज्यूरिसडिक्शन. एक एग्जाम्पल दिया है. रणवीर, a resident of Sonipat, bought a food item of AA brand that was plagued with pest. He should prosecute ZZ company in Sonipat district forum rather than district civil court of Sonipat. अब ये गुड कहाँ से खरीदा था? ZZ कंपनी का जो खरीदा गया था सोनीपत में. तो वो कंपनी को करेगा इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम रैदर देन डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट. तो जो कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम है वहाँ पे ये केस जाएगा, नॉट इन डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट. तो ये सब्जेक्ट मैटर कोर्ट है. ओरिजिनल एंड एपलेट ज्यूरिसडिक्शन. एपलेट ज्यूरिसडिक्शन refers to court's authority to review or rehearsal the case
दैट हैव बीन ऑलरेडी डिसाइडेड इन द लोअर कोर्ट। मतलब यहाँ अपील की बात हो रही है कि लोअर कोर्ट ने एक बार डिसीजन दे दिया बट हम अपील कर रहे हैं टू द हायर कोर्ट, तो फिर यहाँ पे वो जुरिस्डिक्शन पास ऑन होता है टू द हायर कोर्ट। अब यहाँ पे बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव द अपीलेट जुरिस्डिक्शन टू टेक द सब्जेक्ट्स दैट आर ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ अपील्स। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास रहेगा? कोर्ट अथॉरिटी के पास, जिसके पास फर्स्ट टाइम केस आया था। और फिर अपील होगा तो दैट कुड बी टू द हाई कोर्ट या द सुप्रीम कोर्ट। Unlike appellant jurisdiction wherein court reviews the previously decided matter, here the cases are heard afresh। मतलब appellate jurisdiction के जैसे नहीं, बट यहाँ पे केसेस को afresh सुना जाता है। Issue of jurisdiction as a preliminary issue। सेक्शन 9 क्या बोलता है? At the hearing of any application, एक एप्लीकेशन है फॉर ग्रांटिंग और सेटिंग असाइड एन ऑर्डर और ग्रांटिंग एन इंटरिम रिफिल। एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए? कि जो ऑलरेडी ऑर्डर दिया है उसको ग्रांट करने या सेटिंग असाइड के लिए, मतलब उसको साइड में रखने के लिए। एन ऑब्जेक्शन टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट टू एंटरटेन सच अ सूट इज टेकन बाय एनी ऑफ द पार्टीज। अगर कोई पार्टी बोल रही है कि वो सूट को या उस पर किसी का ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट क्या करेगा? तो कोर्ट प्रोसीड टू डिटरमाइन एट द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन द इशू एज टू जुरिस्डिक्शन एज अ प्रिलिमिनरी इशू बिफोर ग्रांटिंग और सेटिंग असाइड द ऑर्डर ग्रांटिंग द इंटरिम रिलीफ। तो कोर्ट अभी क्या कर रहा है? वो इशू को प्रिलिमिनरी इशू बोल रहा है। It provides that any such application shall be heard and disposed of by the court expeditiously as possible। यहाँ पे क्या बोला है कि कोर्ट का काम है कि वो एप्लीकेशन को सुने और जल्दी से डिस्पोज ऑफ करे। एंड शैल नॉट इन एनी केस बी एडजर्न टू द हियरिंग ऑफ द सूट। यहाँ पे प्रोविजन क्या बोलता है? सेक्शन 9A का सबसेक्शन 2 वो कोर्ट को पावर देता है टू ग्रांट एनी सच इंटरिम रिलीफ एज इट मे कंसिडर नेसेसरी पेंडिंग डिटर्मिनेशन बाय इट ऑफ द प्रिलिमिनरी इशू एज टू जुरिस्डिक्शन। प्लेसिंग ऑफ सुइंग या प्लेस ऑफ सुइंग पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 15 क्या बोलता है कि सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड विच इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। तो फर्स्ट टाइम सूट कहाँ जाएगा? लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट के पास विच इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। द रूल बीइंग ऑफ अ प्रोसीजरल नेचर डज नॉट अफेक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। Thus, as the Nagpur bench of the Bombay High Court observed in the case of Gopal versus Shamrao 1941, a decree passed by a higher court cannot be said to have been passed without jurisdiction। The twofold objective of section 15 has been provided hereunder। तो इससे क्या होता है? पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में हायर कोर्ट्स का बर्डन रिड्यूस हो जाता है एज वेल एज पार्टीज का कन्वीनियंस बढ़ जाता है who may be called for examination in such suit, क्योंकि वो लोकल जुरिस्डिक्शन में वो केस होता है। Jurisdiction of a court under 15 section 15 is determined by the plaintiff's valuation। ये जो वैल्यूएशन होता है ना पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में, वो वैल्यूएशन हम प्लेंटिफ का वैल्यूएशन देखते हैं इन द प्लेंट, मतलब उसके स्टेटमेंट में, एंड नॉट द अमाउंट फॉर विच द डिक्री विल बी फाइनली पास्ड बाय द कोर्ट। यानी कि डिक्री में जो अमाउंट पास हुआ वो नहीं कंसीडर करना है, प्लेंटिफ का वैल्यूएशन कंसीडर करना है जो कि उसने प्लेंट में दिया है। अब प्लेंट क्या है? प्लेंटिफ का जो रिटर्न स्टेटमेंट है तो उसने कोर्ट के सामने दिया है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ लॉ, उसको हम प्लेंट बोलते हैं। और प्लेंटिफ क्या है? जिसने लीगल एक्शन कोर्ट के सामने लाया है, हु ब्रिंग्स लीगल एक्शन, या जिसने केस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सू किया है। ठीक है, फिर है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जब हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखते हैं ना तो वहाँ पे 4 चीज़ें कंसीडर करना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है तो, या फिर वेदर इट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग्स या फिर अदर सूट्स। फिर था सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, मतलब किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के लिए हम उस कोर्ट को रेफर करते। तो दे आर एज फॉलोज: पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टॉर्ट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि सिविल रॉन्ग, determination of any right or interest in the property, till foreclosure, redemption with respect to mortgage or charge upon the immovable property।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, हर्षद चिन्मन लाल मोदी वर्सेस डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड में एक बार एक्शन फाइल हो गया अंडर सेक्शन 16, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जैसे कि उस केस में गुड़गांव हरियाणा में, तो दिल्ली हाई कोर्ट लैक्स जुरिस्डिक्शन टू हियर द केस। केस किसके पास जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे लोकेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अरोज और द रेसिडेंसी ऑफ आइदर पार्टी आर इररिलेवेंट, मतलब कहाँ पे वो केस हुआ या फिर रेसिडेंसी ऑफ आइदर पार्टी इज इररिलेवेंट। सेक्शन 17 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। Section 17 of CPC 1908 provides that provision for suits of immovable property located within the jurisdiction of different courts। तो प्रोविजन क्या बोल सकता है कि सूट जो है ना वो अलग अलग कोर्ट में फाइल किया जा सकता है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज jurisdiction any portion of the property lies, provided that suit is within pecuniary jurisdiction of such court। अब फॉर एग्जाम्पल मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी 2-3 जगह है, तो फिर वो डिफरेंट कोर्ट में से तुम किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, बट अगेन फिर तुमको पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन देखना पड़ेगा, मतलब कैपिटल मॉनेटरी लिमिट देखना पड़ेगा उस कोर्ट का कि तुम वहाँ पे वो केस फाइल कर सकते हैं या नहीं। और वो वैल्यूएशन किसके बेसिस पे होता है, प्लेंटिफ के स्टेटमेंट के बेसिस पे, दैट इज प्लेंट में जो वैल्यूएशन है। सेक्शन 18 क्या बोलता है, it lays down provision for place of institution of the suit where local limits of the jurisdiction of courts are uncertain। जब local limits uncertain है तो फिर सूट कहाँ पे रखेंगे, हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। और सेक्शन 19 बात करता है सूट फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग डन। पीछे आओ एक बार, यहाँ पे क्या बोला था, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, फिर उसमें टेरिटोरियल में इमूवेबल प्रॉपर्टी का था 16 to 18, मूवेबल का था सेक्शन 19, कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स का था सेक्शन 19। तो अभी हम देख रहे हैं कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग। Where a suit is for compensation for wrong done to a person or to a movable property, दोनों का, मूवेबल प्रॉपर्टी का या रॉन्ग डन का, तो इफ द रॉन्ग वॉज डन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ वन कोर्ट and the defendant resides or carries on business or personally works or gain within the local limits of the jurisdiction of another court, मतलब जहाँ गलत हुआ वो एक अलग लोकल लिमिट है, यहाँ गलत हुआ, और डिफेंडेंट कहीं और रहता है या वहाँ काम करता है, वो अलग लोकल लिमिट है, तो सूट का इंस्टीट्यूट होगा एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ इन आइदर ऑफ द सेड कोर्ट। तो या तो जहाँ गलत हुआ वहाँ या जहाँ वो रहता है, कौन, डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ। एग्जाम्पल दिया है इलुस्ट्रेशन में, ए दिल्ली में रहता है, उसने बी को मारा कैलकाटा में। अब बी या तो जहाँ ए रहता है, डिफेंडेंट रहता है दिल्ली में, या जहाँ उसने मार खाया, दोनों जगह में से कहीं भी ए को सू कर सकता है। एक और एग्जाम्पल है, ए दिल्ली में है, उसने एक स्टेटमेंट पब्लिश किया जिसकी वजह से बी को डिफेम मिल रहा है, उसकी बदनामी हो रही है, तो बी उसको कहाँ सू कर सकता है, आइदर इन कैलकाटा और दिल्ली, मतलब जहाँ पे गलत हुआ कैलकाटा में, या फिर जहाँ ए रहता है वहाँ दिल्ली में। समझा। सेक्शन 20 सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड, एवरी, मतलब जो लिमिटेशंस हमने अभी तक देखे, सब्जेक्ट टू देम एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन, मतलब सूट कहाँ इंस्टीट्यूट करेंगे हम, लोकल लिमिट, जिसके लोकल लिमिट में द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन, जहाँ पे भी डिफेंडेंट या एक से ज़्यादा है तो डिफेंडेंट्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट, मतलब जब सूट कमेंस हो रहा था, एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिसाइड, मतलब जहाँ वो रहते हैं या उनका बिजनेस है या वो पर्सनली वहाँ कुछ काम करते हैं, या फिर किसी भी एक का, अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है अलग अलग जगह रहते हैं, तो किसी भी एक का जहाँ पे वो रहता है या बिजनेस कैरी करता है या कुछ काम करता है, उस जगह पे हम सूट फाइल कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ एक्शन होनली और इन पार्ट अराइजेस। इलुस्ट्रेशन देखो, A is a tradesman in Calcutta. B carries on business in Delhi. B ने उसके एजेंट को कैलकाटा भेजा गुड्स बाय करने के लिए A के पास से, और A को बोला कि तुम डिलीवर कर दो। A ने अब B का सुन के B के एजेंट के थ्रू वो गुड्स डिलीवर करवा दिए कैलकाटा में, ठीक है। अब B प्राइस नहीं दे रहा है, तो A B को प्राइस के लिए सू कर सकता है कैलकाटा में, या फिर जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ दिल्ली में, यानी कि जहाँ पे उसके डिफेंडेंट रहता है या जहाँ उसका बिजनेस है। तो यहाँ पे बी का बिजनेस दिल्ली में है, तो या तो ए कैलकाटा में उसको सू कर सकता है या तो फिर जहाँ पे बी रहता है।
अब नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन है, ए रिसाइड्स एट शिमला, बी कैलकाटा एंड सी दिल्ली। अब ए बी सी तीनों बनारस गए। बी एंड सी मेक्स अ जॉइंट प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड एंड डिलीवर्स इट टू ए। अब ए बी और सी को बनारस में सू कर सकता है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ, या फिर वो कैलकाटा में कर सकता है जहाँ बी रेसाइड करता है, या फिर दिल्ली में जहाँ सी रहता है। बट इन ईच ऑफ दिस केसेस इफ द नॉन रेसिडेंट डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट्स द सूट कैनॉट प्रोसीड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। तो समझा, जहाँ पे गलत हुआ या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है तुम वहाँ पे वो केस चला सकते हो। ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन। अब केस फाइल हो गया, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, और केस फाइल हो गया एंड उसके बाद डिफेंडेंट बोल रहा है कि ये प्लेस पे तो केस फाइल हो ही नहीं सकता, तो अब वो ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा। नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एन एपिलेंट और रिविजनल कोर्ट, मतलब ये दूसरा कोर्ट है, पहले लोअर लेवल के कोर्ट से जजमेंट मिल गया, अनलेस सच ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अगर तुमने फर्स्ट टाइम भी जब पहले कोर्ट में थे तब भी अगर डिफेंडेंट ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी तो हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज तब अगर तुमने नहीं किया तो अब वो ऑब्जेक्शन कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। या फिर अगर डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट पे तो वो ऑब्जेक्शन अब अपीलेंट लेवल पे नहीं अलाउ करेंगे, या कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है तो भी अलाउ नहीं करेंगे। अब ये सेक्शन 21 का पर्पस क्या है? टू सेफगार्ड ऑनेस्ट लिटिगेट्स। हो सकता डिफेंडेंट अब जानबूझ के ऐसे ऑब्जेक्शंस ला रहा है, तो जो हमारा प्लेंटिफ है उसको सेफगार्ड करने के लिए ये सेक्शन 21 लाया गया, एंड टू प्रिवेंट हरासमेंट ऑफ प्लेंटिफ्स हु हैव कमेंस्ड एक्शंस इन गुड फेथ बिफोर अ कोर्ट दैट इज लेटर डिटरमाइंड टू लैक ज्यूरिसडिक्शन। मतलब जिसने गुड फेथ में केस फाइल किया, इंस्टीट्यूट किया, और अब उसके अगेंस्ट डिफेंडेंट कुछ अलग ही ऑब्जेक्शंस निकाल रहा है, तो फिर उसको वो हरासमेंट ना हो प्लेंटिफ को, इसलिए टू सेफगार्ड हिम टू प्रिवेंट हिज हैरासमेंट सेक्शन 21 लाया गया। दिस क्लॉज कैनॉट बी यूज्ड बाय डिसऑनेस्ट लिटिगेंट्स। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। कहाँ स्टार्ट होता है केस? प्लेंट से, जब एक रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंटिफ फाइल करता है या किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करता है, और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। ऑर्डर फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ऑर्डर 4 का रूल 1 क्या बोलता है? सूट्स टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट, ऑब्वियसली बाय प्लेंटिफ, to the court or such officer as it appoints in this behalf, and every plaint shall comply with the rules contained in orders 6 and 7 so far as they are applicable। हम देखेंगे आगे 6 और 7 ऑर्डर क्या है। रूल 2 क्या बोलता है? रजिस्टर ऑफ सूट्स। The court shall cause the particulars of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and called the register of civil suits. Such entries shall be numbered in every year according to the order in which the plaints are admitted। तो जो सूट्स है जिसमें यानी कि जो केस है, जो सिविल केस है, उसमें जो प्लेंट आया है उसका रजिस्ट्री होना इम्पॉर्टेंट है एवरी ईयर। रेस्ट जुडिकाटा एंड रेस्ट सब जुडिस। रेस्ट जुडिकाटा मतलब क्या कि मीन्स अ मैटर दैट हैज़ बीन जज्ड व्हेन अ केस हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड एंड द फाइनल जजमेंट बीन गिवन सच दैट मैटर इज नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू अपील। The doctrine of res judicata bars or precludes continued litigation of such matter between the same parties। मतलब क्या बोला है? रेस जुडिकाटा मतलब क्या? एक मैटर है, एक केस है, अब ऑलरेडी उसमें फाइनल जजमेंट आ गया, डिसीजन कोर्ट ने दे दिया, और उसमें कोई अपील होने के चांसेस भी नहीं है, तो सेम मैटर पे वो दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ वापस लिटिगेशन नहीं कर सकती है, वापस एक दूसरे को सू नहीं कर सकते। अब कोर्ट उनको बार करता है, मतलब स्टॉप करता है उसी मैटर पे फिर से आगे लिटिगेशन कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी डिसीजन आ गया और अब कोई अपील के चांसेस भी नहीं है। दैट इज रेस जुडिकाटा। दूसरा है रेस सबजुडिस। रेस सबजुडिस मतलब अंडर जजमेंट, कोई मैटर अंडर जजमेंट है। इट इम्प्लाइज दैट अ मैटर इज बिन कंसिडर्ड बाय कोर्ट और जज। इस केस में क्या होगा? व्हेन 2 or more cases आर फाइल्ड बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर,
तो कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या बोलेगा, इट हैज़ द पावर टू स्टे प्रोसीडिंग्स, वो उस केस को रुका सकता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस मीन्स स्टे ऑफ सूट, मतलब सूट को वहाँ पे उस पर स्टे ला दिया गया। ऑर्डर 1 पार्टीज टू सूट, अब दो तरह की पार्टीज होती है, एक तो प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया और दूसरा डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस प्लेंटिफ ने फाइल किया। अब उसको डिफेंस करना है, यानी कि उसको प्रूव करना है कि ही इज इनोसेंट। एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हो सकते हैं। अब प्लेंटिफ का काम क्या है, जब वो केस फाइल कर रहा है, जब वो प्लेंट पहला रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको सारे पार्टीज के नेसेसरी पार्टीज के नाम ऐड करने हैं। नेसेसरी पार्टीज कौन रहते हैं, दोज हु शुड बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू मेक द डिक्री और ऑर्डर एंड ऑल्सो द रिलीफ साउट इज टू बी एनफोर्स्ड देम इफेक्टिवली। तो जो भी नेसेसरी पार्टीज है फ्रॉम बोथ द साइड्स, प्लेंटिफ का काम है कि वो प्लेंट में वो पूरा मेंशन करे ठीक से, और जो नॉन नेसेसरी या इररिलेवेंट पार्टीज है उनका नाम उसमें नहीं रहेगा, ना ही उनको कोई रिलीफ या कोई क्लेम मिलेगा। सिर्फ नेसेसरी पार्टीज का एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट है या ज़रूरी है फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ डिक्री और ऑर्डर। अब नेक्स्ट टर्म है जॉइंडर, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। सीपीसी डिफाइन करता है जॉइंडर, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। जॉइंडर मतलब क्या, एडिंग अ पार्टी टू द सूट इररिस्पेक्टिव ऑफ नेसेसरी और अननेसेसरी पार्टी, मतलब जो भी पार्टीज के नाम सूट में ऐड हो गए दे आर जॉइंडर्स। अब उसमें दो चीज़ें हैं, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। मिस जॉइंडर मतलब जिसका नाम मिस्टेकनली ज्वाइन हो गया है, व्हेन मिस्टेकनली अ पार्टी वॉज एडेड टू द सूट, तो वो मिस जॉइंडर हो गया। मिस्टेकनली अ पार्टी वॉज एडेड, दैट मीन्स व्हेन अ पार्टी वॉज एडेड बट इट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द प्रेजेंट इशू, तो हम उसको मिस जॉइंडर बोलेंगे। मतलब उसको ऐड तो किया है सूट की पार्टी में, बट उसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है। और जब कोई पार्टी नेसेसरी है किसी सूट के लिए और उसको सूट में ऐड नहीं किया गया है, तो देन इट इज़ अ नॉन जॉइंडर। मिस जॉइंडर मतलब क्या, इन केस ऑफ मिस जॉइंडर द कोर्ट शुड नॉट डिसमिस द सूट, रादर मे ऑर्डर इन सच काइंड एज द ऑर्डर नॉट बाइंड ऑन द मिस जॉइंट पार्टी एंड द रिलीफ शुड बी साउट ओनली अपॉन द रिस्पेक्टिव नेसेसरी पार्टी। तो मिस जॉइंडर के केस में क्या होगा, सूट डिसमिस तो नहीं होगा, बट जो ऑर्डर कोर्ट पास करेगा दैट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द मिस जॉइंट पार्टी। बट नॉन जॉइंडर के केस में क्या होगा, जब कोर्ट को पता चलता है कि कोई नॉन जॉइंडर है हु इज नेसेसरी पार्टी टू द सूट एंड एडजुडिकेटिंग ऑन सच मैटर विदाउट देम इज अ मैटर ऑफ वेस्ट, तो कोर्ट क्या करेगा, वो केस को डिसमिस कर देगा या फिर प्लेंटिफ को ऑर्डर करेगा कि तुम वो नेसेसरी पार्टी का नाम ऐड कर दो। मिस जॉइंडर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है डिसमिसल के, क्योंकि उसके वजह से कुछ इफेक्ट ही नहीं गिरेगा ऑर्डर पे। पर यहाँ पे नॉन जॉइंडर के केस में पॉसिबिलिटी ऑफ डिसमिसिंग द सूट है, क्योंकि हमको डिक्री या ऑर्डर का इफेक्टिवनेस मेंटेन करना है। तो या तो प्लेंटिफ ने वो नाम ऐड कर लेना चाहिए या तो कोर्ट तब तक के लिए वो सूट डिसमिस कर देगा। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स। ऑर्डर 3 रूल नंबर 1 अपीयरेंस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन या बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और बाय प्लेडर। अब यहाँ पे क्या बोला है, कोर्ट में जब भी अपीयरेंस है तो वहाँ पे लॉ क्या बोलता है, या तो पर्सन ने खुद से अपीयर होना है या बाय थ्रू हिज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स, प्रोवाइडेड दैट अगर कोर्ट बोल रहा है कि पर्सन ने इन पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए, तो फिर वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड एजेंट नहीं, तुमको खुद से प्रेजेंट होना है। रूल नंबर 2 रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। The recognized agent of parties by whom such appearance, application and act may be made or done are, अब कौन है recognized agents, person holding power of attorney, जिसके पास power of attorney है किसी person का, authorizing them to make and do such appearances, applications and acts on behalf of such parties, या फिर ऐसा इंसान जो ट्रेड या बिजनेस कैरी कर रहा है in the name of parties not resident within the local limits of jurisdiction of the court within which limits the appearance, application और act is made or done। मतलब जो एक्चुअल पार्टीज है वो लोकल लिमिट में नहीं है, बट रिकॉग्नाइज्ड एजेंट उनके बिहाफ पे वहाँ काम करता है, तो फिर उस पर्सन को हम उस केस के लिए रिकॉग्नाइज्ड एजेंट मानेंगे। एंड रूल नंबर 4 इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। कोई भी इंसान एज अ प्लीडर कोर्ट में काम नहीं करेगा अनलेस उसको किसी पर्सन ने अपॉइंट किया है बाय अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, जिसको उस पर्सन ने साइन किया है या उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट ने ड्यूली
रिकॉग्नाइज्ड एजेंट मतलब जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसने साइन करके किसी पर्सन को एज अ प्लीडर अपॉइंट किया है। ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट अगर कोई पर्सन या उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कर रहा है तो ये अपॉइंटमेंट उनको कोर्ट में फाइल करना है कि सो एंड सो पर्सन इज द प्लीडर, और वो राइटिंग में उनको साइन करके देना है। इट शुड बी फाइल्ड इन द कोर्ट और अंटिल द क्लाइंट और द प्लीडर डाइज और अंटिल ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सूट आर एंडेड सो फार एज रिगार्ड्स द क्लाइंट। तो तब तक वो प्लीडर ही रहेगा। डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। अब ऑर्डर 22 बात करता है क्रिएशन, असाइनमेंट और डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर द पेंडेंसी ऑफ सूट्स। सूट पेंडिंग है, ठीक है। अब उस केस में क्या हो गया है, क्रिएशन हो गया, असाइनमेंट हो गया, ये डिवोल्यूशन मतलब एक से दूसरे को पास हो गया। कब हो सकता है, डेथ ऑफ अ पार्टी, मैरिज ऑफ अ पार्टी, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टी। इंसॉल्वेंसी मतलब उसका लाइबिलिटीज उसके एसेट से ज़्यादा है तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, या तो असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज रूल 10। ये देखते हैं अभी। डेथ ऑफ अ पार्टी, अगर प्लेंटिफ का डेथ हो गया तो अगर एक ही सोल प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया था सूट और उसकी डेथ हो गई तो द सूट विल नॉट अबेट, मतलब सूट डिसमिस नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। इफ द राइट टू सू सर्वाइव्स, अगर राइट टू सू सर्वाइव करता है तो जो प्लेंटिफ है उसके हेयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उस केस को आगे चला सकते हैं। और अगर राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है तो देन सूट विल कम टू एन एंड। अगर 4-5 प्लेंटिफ है उसमें से एक प्लेंटिफ अगर मर जाता है और राइट टू सू अगर सर्वाइव करता है तो फिर कोर्ट क्या करेगा, एंट्री करेगा कि एक प्लेंटिफ अब नहीं है एंड ही विल प्रोसीड विद द सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स। अगर कोई प्लेंटिफ हियरिंग के बाद एंड बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट मर जाता है तो फिर द सूट विल नॉट अबेट। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा एंड देन इट विल बी अ प्रिलिमिनरी डिग्री एंड बिफोर फाइनल डिग्री। The same principle will apply in case of death of plaintiff after passing of preliminary decree and before final decree. अगर final decree pass हो गई, the rights of parties are adjudicated and question is only of execution of the decree, तो फिर वहाँ पे the provision relating to abatement do not apply to the executing proceedings, they however apply to appeals. अब दूसरा है डेथ ऑफ डिफेंडेंट। अगर एक सोल डिफेंडेंट है और अगर वो मर जाता है प्रोसीडिंग खत्म होने के पहले और अगर राइट टू सू सर्वाइव करता है तो वो केस कंटिन्यू करेंगे हेयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है तो फिर वो केस वहीं एंड हो जाता है। इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। व्हेन नो एप्लीकेशन इज मेड विद इन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन दैट इज 90 days, the suit shall abate as against the deceased defendant. अगर डिफेंडेंट हियरिंग के बाद बट बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट मर जाता है तो द सूट शैल नॉट अबेट। द सूट ऑल्सो डज नॉट अबेट ऑन अकाउंट ऑफ अननेसेसरी पार्टी। अगर अननेसेसरी पार्टी है मतलब मिस जॉइंडर है तो भी सूट हम अबेट नहीं करते, ये हमने मिस जॉइंडर के केस में देखा। फिर मैरिज ऑफ द पार्टी, अगर किसी फीमेल प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की शादी हो जाती है तो उसके वजह से केस या सूट अबेट नहीं होता है। अगर डिग्री पास हो गया अगेंस्ट फीमेल डिफेंडेंट, इट मे बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हर अलोन, मतलब उसके हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट विल बी ओनली अगेंस्ट हर। और अगर डिग्री है उसके फेवर में अगेंस्ट अ वाइफ where the husband is legally entitled to the subject matter of the decree or is liable for the death of his wife may with the permission of the court be executed by or against him। अगर हस्बैंड लीगली एंटाइटल्ड है टू द राइट्स या तो फिर लाइबिलिटीज तो इन दैट केस हस्बैंड को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी, अगर प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके वजह से केस एंड नहीं होता है, सूट इज नॉट अबेटेड, वो कंटिन्यू होता है बाय द असाइनी और रिसीवर फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज क्रेडिटर, ताकि उसको जो भी पैसे मिलते हैं फिर वो उसके क्रेडिटर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर असाइनी या रिसीवर डिक्लाइन कर देता है कि हमको सूट कंटिन्यू नहीं करना है or to give security for cost as ordered by the court may on the application of the defendant dismiss the suit। अगर असाइनी और रिसीवर केस कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो कोर्ट को अगर डिफेंडेंट ने कोई एप्लीकेशन दिया तो कोर्ट वो केस में सूट को डिसमिस कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेंटिफ्स इंसॉल्वेंसी। और फिर उस केस में कोर्ट क्या करेगा, डिफेंडेंट का जो भी कॉस्ट लगा है वो अवार्ड देगा उसको फॉर डिफेंडिंग द सूट टू बी पेड एज डेट अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स एस्टेट, तो दैट विल बी अ डेट अगेंस्ट प्लेंटिफ्स एस्टेट। इंसॉल्वेंसी ऑफ डिफेंडेंट,
रूल 8 अप्लाई नहीं होता है इन द केस डिफेंडेंट बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो उसमें क्या होगा, कोर्ट में स्टे द सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट, स्टे लगा देगा कोर्ट सूट पे। रूल 10 विल ऑल्सो अप्लाई इन दोज केसेस एंड द रिसीवर विल बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफेंडेंट डेटर। तो वहाँ पे रिसीवर बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफेंडेंट डेटर। डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पास हुआ। रूल 10, रूल टू एनैक्ट दैट इफ ड्यूरिंग द पेंडिंग ऑफ सूट अगर इंटरेस्ट पास हो गया फ्रॉम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट टू एनी अदर पर्सन, तो सूट may with the leave of the court be continued by or against the person in whose favor the interest is created। अगर प्लेंटिफ ने इंटरेस्ट पास ऑन किया किसी और पर्सन को या डिफेंडेंट ने किसी और पर्सन को पास किया, तो उस पर्सन का और अदर पार्टी का वो सूट चलता रहेगा। रूल 10 इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट द ट्रायल ऑफ अ सूट कैन नॉट बी ब्रॉट टू एन एंड, मतलब ट्रायल का एंड नहीं हो जाएगा मेयरली बिकॉज पार्टी हैज चेंज, बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टी इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हैज डिवॉल्व्ड upon another during the pendency of the suit, but the suit may be continued against a person acquiring interest with the leave of the court। अगर इंटरेस्ट डिवॉल्व हो गया तो भी अब जिसके पास वो इंटरेस्ट है वो पार्टी बन जाएगा एंड द केस विल कंटिन्यू। फ्रेम ऑफ सूट होल क्लेम ऑर्डर 2। Every suit या plaint should be framed in a such a way that will enable the court to find out the dispute in question and to decide the same judiciously to prevent further litigation। Order 2, Rule 1 CPC reads as under frame of suit। हर सूट को ऐसे फ्रेम करना है सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड्स फॉर फाइनल डिसीजन, कि उसकी वजह से फाइनल डिसीजन आए अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, नॉट ओनली टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बट टू सेटल द इशू। सिर्फ हमको डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करना है बट इशू को सेटल भी करना है वंस फॉर ऑल। तो ये गोल को अचीव करने के लिए सूट हमेशा परफेक्ट और कंप्लीट होना चाहिए। इट कैनॉट बी अ पीस मिल अफेयर, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। टोटल रिलीफ शुड बी क्लेम्ड इन द सूट। वी कैनॉट रिलिंक्विश अ पार्ट ऑफ क्लेम, रिलिंक्विश मतलब विड्रॉ, एक पार्ट को हम विड्रॉ नहीं कर सकते बीच से। एंड रिजर्व योर राइट टू फाइल अ सब्सिक्वेंट सूट फॉर रिलिंक्विश्ड पार्ट ऑफ क्लेम सम टाइम लेटर एज पर आवर कन्वीनियंस। Rule 2 of Order 2 made it clear in the following words, suit to include the whole claim। तो क्या बोला है, सूट में पूरा क्लेम होना चाहिए जो प्लेंटिफ इस या जो प्लेंटिफ का राइट है, जो प्लेंटिफ मांग रहा है। अगर प्लेंटिफ चाहे तो कुछ पोर्शन विड्रॉ कर सकता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, जैसे कि हमने प्रिक्यूनरी इसमें देखा था, जुरिस्डिक्शन। रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, अगर चाहे प्लेंटिफ तो कुछ पार्ट ओमिट कर सकता है, इंटेंशनली विड्रॉ कर सकता है, पर फिर बाद में वो ओमिटेड या रिलिंक्विश्ड पार्ट को बाद में वो क्लेम नहीं कर सकता है। ओमिशन टू सू फॉर वन और सेवरल रिलीफ्स, अगर प्लेंटिफ ने कुछ ओमिट कर दिया यानी कि कुछ वो इंक्लूड ही नहीं किया, ओमिट मतलब नॉट टू इंक्लूड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट टू स्यू ऑल सच रिलीफ्स, बाद में वो उस ओमिटेड पार्ट का रिलीफ नहीं ले सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है। सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट, where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, अगर स्टॉप किया गया by rules, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। सो फाइनली मॉड्यूल 1 हमारा ख़त्म हो गया। सीपीसी का बड़ा मॉड्यूल था, आई होप यू अंडरस्टूड। फास्ट रिवीजन ही था फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्ट समझा, पर्पस, हिस्ट्री, डेफिनेशन में डिक्री देखा, डिक्री होल्डर एंड वेरियस अदर डेफिनेशंस। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट करता है हाई कोर्ट को, सिविल कोर्ट करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट को। ज्यूरिसडिक्शन देखा, 4 टाइप्स देखे, issue of jurisdiction as preliminary issue, objection to jurisdiction, bar to jurisdiction, place of suing कहाँ प्लेस कर सकते जहाँ रॉन्ग हुआ है, एंड रेसिडेंसी या फिर जहाँ पे बिजनेस कैरी करता है डिफेंडेंट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस। पार्टीज टू अ सूट कौन है, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ। जॉइंडर, पार्टीज टू द सूट। मिस जॉइंडर मतलब मिस्टेकनली जिसका नाम आया है, एंड नॉन जॉइंडर मतलब नेसेसरी पार्टी जिसका नाम नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स,
इफेक्ट ऑफ डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, या डिवॉल्विंग इंटरेस्ट देखा हमने, डिवॉल्विंग इंटरेस्ट। फ्रेमिंग ऑफ सूट, फ्रेमिंग ऐसा होना चाहिए कि तुमको ट्रू एंड फेयर रिजल्ट मिल जाए 100%, मतलब सिर्फ हमको जजमेंट नहीं देना है, पूरी तरीके से मैटर को रिजॉल्व करना है, और वंस एंड फॉर ऑल। होल क्लेम बार ऑफ सूट ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन, पूरा क्लेम करना है, अगर कोई चीज़ ओमिट कर रहा है अगर प्लेंटिफ, तो फिर बाद में वो सूट में उस चीज़ को ऐड नहीं कर सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।